स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अयं प्रकल्पः अधुना आरब्धः। प्राशासनिक अधिकारिणां समुद्बोधनं, तेषां यादृशी विचारणा वर्तते तत्सर्वम् अत्र आमुखपटले विद्वांसः आगत्य अत्र समुपस्थापयिष्यन्ति। अतएव अस्मिन्नेव क्रमे प्रथमम् उद्बोधनम् अस्माकं पुरस्तात् येषाम् अत्र वर्तते ते सन्ति पूर्व IPS अधिकारी महोदयाः, मेवाड़ विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, परम विद्वांसः श्री आनंदवर्धन शुक्लवर्याः,
अत्र अस्माकं पुरस्तात् विराजन्ते। अहम् अत्र छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः राज्य पक्षतश्च भवतां सुस्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। भवताम् अभिनन्दनं वर्तते। अयं प्रकल्पः अस्माकं संस्थानेन एवं विचारितं यत् अधुना प्राशासनिक अधिकारिणाम् उद्बोधनं भवेदिति। अतएव समाजे, आधुनिक समाजे भारतीय संस्कृतौ अथ च संस्कृतस्य कीदृशी व्यवस्था वर्तते, कीदृशः प्रभावश्च वर्तते, एतत् सर्वम् अधिकृत्य आचार्याः शुक्लवर्याः अस्मान् सम्बोधयिष्यन्ति। अहं सकार्तज्ञम् एतेषां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य प्रार्थयामि अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। हमारे इस प्राशासनिक उद्बोधन क्रम में प्रथम उद्बोधन के रूप में विराजमान है परम श्रद्धेय श्री आनंद वर्धन शुक्ल महोदय जी। मैं आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से और संस्थान की ओर से विशेष अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से यह व्याख्यान हम सबके लिए उपादेय होगा। आपका अनुभव, आपका विचार हमारे लिए पथ प्रदर्शक होगा। यही मनोकामना के साथ हम आपके व्याख्यान को सुनने के लिए अत्यंत ललायित हैं। करबद्ध प्रार्थना करते हुए आपसे निवेदन करते हैं, आप अपने विषय को उपस्थापन करें। आचार्य शुक्ल महोदय जी, प्रणाम। प्रणाम सबको, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। मैं इस समय चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ, अपने निवास से। मैं आनंद वर्धन शुक्ल हूँ, मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बनारस मेरा जन्म स्थान है, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में राजस्थान का ऑर्डर मिलने के बाद राजस्थान के ही हो गए। कुछ 7 वर्ष पहले मैं पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। तत्पश्चात 2 वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोर्ट कमिश्नर के रूप में गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना की जो विकास की समस्याएं हैं उनको देखा, और 5 साल में मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति और कुलपति के पद पर रहा। अभी मैं सेवाओं से मुक्त हूं, लेकिन अपनी रचना पर कार्य कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ही मेरी अपनी पुस्तक, क्योंकि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी समय तक रहा, कुछ कथाएं लिखी, कुछ कहानियां लिखी, कुछ नाट्य क्षेत्र में, कुछ सिनेमा के क्षेत्र में काम किया। तो अब ये समय है कि मैं अपनी रचना लोगों के सामने, आपके सामने रखूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हुए और परवर्ती समय में भी मैं लगभग 70-72 देशों की दुनिया में यात्रा कर चुका हूं। भारत के हर कोने में गया हूं, और जहां जाता हूं वहां की संस्कृति को, वहां के लोगों को समझने की, उनसे मिलने की, उनसे और जानने की कोशिश करता हूं। ये सच है कि आप बोलते वही हैं जो आप जानते हैं, लेकिन अब जब सुनते हैं तो आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं और आपका ज्ञान बढ़ता है। आज एक ऐसे विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात कहने जा रहा हूं जो आपके हृदय के नजदीक है। हो सकता है इसमें से अधिकांश बातें या कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन एक बताने के तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संस्कृति और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आप ही की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। कुछ वर्ष पहले, शायद 2008 या 9 की बात है, मैं कर्नाटक राज्य में चुनाव का पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर गया था। 4 स्टेज में अलग अलग जगहों में जाने का मौका मिला। हाँ, छत्तीसगढ़ भी मैं गया हुआ हूँ। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, इन जगहों का मैंने विजिट किया था कुछ वर्ष पहले। भारत को अच्छे से समझता हूँ और दुनिया की समझने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एक जिले में गया, शिमोगा नाम था उस डिस्ट्रिक्ट का। कुछ लोग उसको शिवमोगा भी कहते हैं, बट सही शब्द, सही प्रोनाउंसिएशन
उच्चारण शिमोगा है। तो वहां एक पुलिस अधीक्षक होते थे, मिस्टर मुरुगन, तमिलनाडु के थे। 3-4 दिन साथ रहे तो उन्होंने कहा कि हमारे जिले में एक गांव है जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, दूसरी भाषा नहीं बोली जाती। आपको अवश्य उस गांव का भ्रमण करना चाहिए। मैंने कहा अवश्य, मुझे मौका मिला तो जाऊंगा। तो 3 दिन के बाद छुट्टी थी, मुझे मौका मिला जाने का। शिमोगा से बहुत दूर नहीं है, शायद 15-20 किलोमीटर होगा, श्रृंगेरी के रास्ते में, जहां शंकराचार्य की पीठ है, मठ है। उस गांव का नाम है मुत्तुर, MUTTHUR, मुत्तुर। और वो तुंगा नदी के तट पर स्थित है। आप जानते हैं भद्रा और तुंगा, 2 नदियां जब मिलती हैं तो आगे चल के उनका नाम तुंगभद्रा हो जाता है। तुंगा नदी के तट पे एक तरफ मुत्तुर गांव है और दूसरी तरफ है होसाहल्ली गांव। होसाहल्ली में भी संस्कृत बोली जाती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। 80% लोग बोलते हैं, लेकिन मुत्तुर में कंपलसरी है। आप दूसरी कोई भाषा नहीं बोल सकते, संस्कृत बोलेंगे। तो जब उन लोगों को पता चला कि काशी से कोई आए हुए हैं, तो वहां पर सनातन धर्मी जो है वो काशी को बड़ा महत्व देते हैं। हम लोग बनारस और वाराणसी और काशी कहते हैं, वो लोग केवल काशी कहते हैं। तो वहां कल्याण मंडपम है, एक बड़ा सामाजिक केंद्र है, जहां पर लगभग 150-200 लोग एकत्र होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि काशी के एक पंडित आ रहे हैं। हालांकि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में था, मैं पुलिस ऑब्जर्वर था, लेकिन आप विश्वास कीजिए, 90 वर्ष की महिला और 2 वर्ष का बच्चा, सभी लोग केवल संस्कृत में वार्तालाप कर रहे। मुत्तुर गांव। तो काफी सारी बातें हुई। मुझे इतनी संस्कृत बोलनी नहीं आती थी, कुछ श्लोक आते थे, कुछ बातें हुई। 8 साल के बच्चे ने मुझे कहा कि अच्युतम केशवम का सही पाठ इस प्रकार करना चाहिए। उसने बोल करके गा के बताया। फिर उस गांव में संध्या वंदन के समय में नदी के तट पर गया, तुंगा नदी के तट पर। तो आप विश्वास कीजिए कि सामूहिक रूप से लगभग 200 लोग नदी की वंदना कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, और चौड़ी नहीं है वहां पे, मुश्किल से वंदना कर रहे थे। एक सामूहिक सस्वर वंदना का एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, जो शायद जिंदगी में कभी कहीं नहीं हो सकता, कि इतने सारे लोग नदी के किनारे संध्या कर रहे हों और हमें बताने की कोशिश कर रहे हो कि भारतीय संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। कल्याण मंडपम में गए, वहां शास्त्रार्थ देखने को मिला मुझे। दिन में दूसरे दिन देखा तो स्कूल में, विद्यालय में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन सभी ने धोती, कुर्ता और जनेऊ पहना हुआ था। आप सोचिए, मुत्तुर, उत्तर भारत में इस तरह का कोई गांव है या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे किसी ने बताया कि उत्तराखंड, आई डोंट नो, एक गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। लेकिन सोचिए, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, और मुझे बताया गया कि मुत्तुर गांव के लोग नासा में वैज्ञानिक हैं। एक कोई बड़े बैंक का एमडी था, वो भी उसी गांव से संबंध रखता था। तो ऐसा एक गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाए और केवल भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में पूरा गांव लग जाए। और आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं कि उस गांव में 4 या 5 मुस्लिम परिवार भी हैं, लेकिन वो मुस्लिम परिवार भी संस्कृत ही बोलते हैं, दूसरी भाषा नहीं बोलते। तो एक अजीब सी एक एक स्पंदन हुआ मेरे अंदर कि काश ऐसा और भी कहीं हो, भारत में और ऐसे गांव हो जहां केवल संस्कृत बोली जाए। डॉक्टर द्विवेदी जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश जी, मैं देख रहा हूं आपको। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार। आज का विषय है राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की भूमिका। 2 अलग अलग संज्ञाएं काम में ली है मैंने, राष्ट्र और संस्कृति, 2 अलग अलग चीजें काम में ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा इसको सुन और देख के। मैं अपना स्क्रीन चेंज नहीं कर पा रहा हूं। चेंज हुआ सर?
चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है सर। सर आपका माइक सर ऑफ सर है। म्यूट है आपका। शुक्ल सर आपका म्यूट है बहुत देर हाँ से। सॉरी, जी मैं सर, जी सर, चालू फिर किया से मैंने। बोलिएगा। एक्चुअल में जी जी स्क्रीन चेंज करने के लिए मुझे वापस लैब उस पे डेस्कटॉप पे जाना पड़ रहा है, यहाँ चेंज हो नहीं रहा है किसी वजह से। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है, वो म्यूट कर देता है। एनी हाउ, राष्ट्र की परिभाषा है ये। देखिए, राष्ट्र कोई ज्योग्राफिकल चीज नहीं है। हम कई बार भारतवर्ष की बात करते हैं, द ग्रेट इंडियन नेशन। तो हम पूरा नक्शा आप देखेंगे तो अशोक महान के समय से जिस नक्शे को आप देखते हैं, जिसकी आज हम बात करते हैं, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस भारत की बात करते हैं, वो भारतवर्ष है। वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो मैं आपको बताऊं कि कई बार भारतीय लेने के लिए हमें ऑस्ट्रिया जाना। तो एक दिन कोई पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर मिल गया मुझे, तो उसने कहा जी हमारे पास बहुत सारा राशन है। तो वो मुझे बेसन, पोहा, क्या बोलते हैं, लौंग, बड़ी इलायची का, छोटी काली मिर्ची, ये सब चीज वो दे गया मुझे, क्योंकि उसने बोरा बोरा भर के वहां से लाए हुए थे। काफी सारे लोग थे वो। फिर हमको लगा अरे इनको भी समोसा खाना है, इनको भी छोला भटूरा खाना है, लाइक दैट। चाहे वो बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, श्रीलंका का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इवन अफगानिस्तान का हो, वो वहां जाकर कहते हैं अरे हम तो एक हैं, हम तो एक ही। अरे यार, हम एक थे, किन्हीं वजहों से। अब वो राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, वो दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो राष्ट्रीयता हमारे अंदर है, जो एकता और साझा हमारे अंदर है, वो कहीं मर और खत्म नहीं हो सकती। साझा संस्कृति क्या है? संस्कृति, अब मैं अमेरिका में हूं और वहां किसी ने कहीं मुझे ताजमहल की फोटो दिखाई और दिखा के कह रहा है दिस इज इंडिया। आई नो दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज वन मोन्यूमेंट। इंटेंजिबल और टेंजिबल दो तरह की आर्ट होती है, तो उसमें से टेंजिबल आर्ट, ठीक है। उस टेंजिबल आर्ट में चित्तौड़गढ़ का किला हो सकता है, विजय स्तंभ हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, जयपुर का हवा महल हो सकता है, आपका नालंदा का विश्वविद्यालय हो सकता है। तो ये डिनोट क्या करते हैं, ये दिखाते क्या है? ये दिखाते हैं कि ये भारतीय है, ये इंडियन है। जब हम अमेरिका में जाके, ब्रिटेन में जाके, फ्रांस में जाके, जर्मनी में जाके बात करते हैं, हमारे इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उनको इंडिया क्यों आना चाहिए ये बताना चाहते हैं, तो मैं अपने हृदय से बताता हूं, अजंता एलोरा की गुफाएं देखिए आप, आपको भारत मिलेगा। एलिफेंटा केव्स देखिए, आपको भारत मिलेगा। आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, आपको भारत मिलेगा। तो भारत क्या है? क्या भारत एक बिल्डिंग है? नहीं दोस्तों, भारत भरतनाट्यम भी है, भारत कुचिपुड़ी डांस भी है, भारत कालबेलिया डांस भी है। तो ये सारी जो यूनिक साझापन हमारा है, ये भारतीय है। मैं कहता हूं शंकराचार्य का मंदिर जो श्रीनगर में है वो भारत है, क्षीर भवानी का मंदिर जो गांधरबल में है वो भारत है, वो ढील झील जो है वो भारत है। तो वो भारतीयता क्या है? एक साझा संस्कृति है। तो संस्कृति ना होगी तो राष्ट्र कहां से बनेगा? सोचिए आप एक मिनट के लिए, नहीं बन सकता राष्ट्र। तो राष्ट्र तभी बनता है जब संस्कृति होती है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, शायद आप उससे अपने आप को जोड़ें। एक मिनट लगेगा।
मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता था आपसे, और कुछ नहीं था। बात इतनी सी थी कि हम भारतीयों की विशेषता क्या है, हम आखिर हैं क्या। हम लोग कई जगह इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। ये भी कहते हैं ना कि दुनिया से हम कभी खत्म नहीं हुए, सारे लोग खत्म हो गए, यूनान चला गया, मिस्र चला गया। ऐसा है नहीं, कोई गया नहीं है, सब यही है और सब हमारे साथ ही हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई गलतफहमी न रह जाए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि सारे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारी कल्चर लोगों से अलग क्यों है, क्या वजह है, ये मैं आपसे थोड़ी सी देर में साझा कर लूंगा। एक राष्ट्र का इतिहास होता है जो साझा अनुभव होता है। हम बात करते हैं ना, सिंधु घाटी की सभ्यता से हम शुरू करते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करके हम 2025 तक आ जाते हैं। तो एक इतिहास की जो कड़ी हमारे साथ चलती है वो राष्ट्र का निर्माण नहीं है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारे हमारे व्यक्तित्व का पार्ट है, ये मान लीजिए आप। तो वो साझा संस्कृति, साझा इतिहास, 2 पॉइंट आपने देखे। और अब आप देखिए तीसरा, साझा भाषा। अब भाषा क्या है, कई सारे संकट आ रहे हैं हमारे सामने दक्षिण भारतीय भाषाओं के। आप मान के चलिए कि वो संकट केवल बनाए गए हैं, वो संकट केवल काल्पनिक है और राजनीतिक है, एक्चुअल में वो संकट नहीं है। मैंने चेन्नई में देखा है कि जो व्यक्ति महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे हिंदी बोल के अपनी बात सामान बेच रहा है, शहर में जाके कहता है नो हिंदी। तो आप समझ लो कि ये पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। तमिलनाडु के जितने टॉप के विद्वान हुए हैं, आप लोकसभा में देखिए, अच्छे से हिंदी में बात करते हैं, हिंदी आती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी तमिलनाडु के थे, उनको हिंदी आती थी। राजनीति से अलग रखिए तो एक कॉमन भाषा है। करीब 70% भारत में, कुछ जगहों को छोड़ दें आप, इवन नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, अरुणाचल में लोग हिंदी समझते हैं, त्रिपुरा में लोग हिंदू समझते हैं, आपके मेघालय में लोग हिंदू समझते हैं, मणिपुर और मिजोरम में भी लोग हिंदी समझते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो वो जो साझा भाषा है वो हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है, ये आप समझ लीजिए। क्षेत्र तो मैंने बता ही दिया, भौगोलिक क्षेत्र है। अब भौगोलिक क्षेत्र वही जो हमको बताते हैं कि हम क्या देखते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। यही तो हमारी विशेषता है, यही तो हमारा गौरव है। और हम जानते हैं कि जब हम राष्ट्र की बात करने लगते हैं तो राष्ट्रीयता हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाती है, अपनेपन की भावना आती है, एक साझा पहचान है हमारी। मैं जब जाता हूं आपके यहां रायपुर में, तो मैं कभी नहीं कहता हूं, मेरे से लोग पूछते हैं आप कहां से आए हैं, मेरा आंसर ये होता है डॉक्टर साहब, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं भारत का हूं। जन्म कहां हुआ है वो एक अलग चीज है। छत्तीसगढ़, मुझे गर्व है अपने छत्तीसगढ़ पर, आपको नहीं सर, मुझे भी मेरे छत्तीसगढ़ पर गर्व है। जितना आपका छत्तीसगढ़ है उतना मेरा भी छत्तीसगढ़ है। यही राष्ट्र का निर्माण है, यही हमारी संस्कृति की आभा है, ऑरा है, चमक है। क्या बंगाल मेरा नहीं है? क्या बात करते हैं आप साहब, बंगाल मेरा है। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर पर गर्व है, मुझे बंगाल की संस्कृति पर। उड़ीसा के थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 90% लोग उनको बंगाली कहते हैं, मुझे उन पर गर्व है। मुझे केलुचरण महापात्रा पर गर्व है, मुझे यामिनी कृष्णमूर्ति पर गर्व है। ये सब, क्या मैं केवल राजस्थान की बात करूंगा? नहीं। क्या मैं यूपी की बात करूंगा? नहीं, मैं पंजाब की भी उतनी ही बात करूंगा। मुझे गतका और कलरिया पट्टू का भी जानकारी है, जो कहीं केरल से है, कहीं पंजाब से है, कहीं राजस्थान से है। वह जो एकता है ना, वो अपनेपन की भावना है, वो हमारा अपना अपना जब हम कह देंगे तो वो भारत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एक साझा पहचान है। मैं आपको बताऊं, यहां आपको लगता होगा तमिलनाडु, मैं एक बार रोम में था सर, रेलवे स्टेशन पे था, ट्रेन में बैठने वाला था, मुझे नेपल्स जाना था। 3-4 आदमी दौड़ते हुए आए मेरे पास, आके उन्होंने कहा मेरे से, आर यू फ्रॉम इंडिया? I said, yes, I am from India. Sir, we are also from India. We come from Kerala. See the fun? केरल वाला वहां मेरे से गले मिल रहा है,
क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान है हम हिंदुस्तान की पहचान है, उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है और वही उसका बेस हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, कोई तोड़ नहीं सकता। मैं जब एक बार ट्रेनिंग में गया था तो एक लड़की थी, आप लोग में से कई लोग उसको जानते होंगे, शी इज एन आईपीएस ऑफिसर, अश्वती दोरजे। मुझे पता है बंधुओं, अश्वती केरल का नाम है, दोरजे लेह लद्दाख का नाम है। मैंने कहा अश्वती दोरजे कैसे हो गई? तो जो प्रसिद्ध केरल के फिल्म निर्माता है पद्म विभूषण, मैं नाम भूल रहा हूं, गोपाल कृष्णन या क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी बेटी थी अश्वती, आईपीएस महाराष्ट्र काडर में। तो मैंने कहा हाउ कम यू आर दोरजे? तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड लेह के हैं, चेरिंग दोरजे, ये दोनों एडिशनल डीजी हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र के। अगर केरल की लड़की लेह के लड़के से शादी करती है, कहां हमारी अस्मिता को, हमारी एकता को खतरा है? बिल्कुल नहीं है सर। ये हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि पहलगांव से टूट जाए, उड़ी से टूट जाए, बारामूला से टूट जाए, नहीं टूट सकता, विश्वास करिए आप, क्योंकि आप और हम इसके स्पंदन हैं, इसकी सांसें हमसे चलती हैं, कैसे टूटने देंगे हम? ये हमारी राष्ट्र की अपनेपन की विशेषता है। संस्थाएं और प्रतीक, ये भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है सर। संस्थाएं कौन कौन सी हैं, प्रतीक कौन कौन से हैं, सिंबल कौन कौन से हैं, मैं दिखाऊंगा कुछ सिंबल आपको। राष्ट्र में अक्सर साझा संस्थाएं होती हैं, जैसे संसद जो है हमारी दिल्ली में, वो भारत की संसद है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। जो इसरो है वो भारतीय है। तो ये जो संस्थाएं हैं यही तो भारतीयता है। तो वो साझा है, उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। हम जब कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ कहते थे, जनपथ कहते थे, नाम बदल गए हैं, उन जगहों पे जाके देखो, आप इंडिया गेट के सामने खड़े होके जाके देखो, आप में भारतीयता जगेगी, आपको गर्व होगा हमारे सिंबल्स पर। हमारे वो मंदिर जो तंजावुर में हैं, आप जाके देखो तो सही। मदुरई का मीनाक्षी अम्मा टेम्पल देखो, रामेश्वरम का शिव मंदिर देखो, बद्रीनाथ देखो, केदारनाथ देखो। शंकराचार्य ने कितने सालों पहले एक करके रख दिया हमको, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब और एक पश्चिम, वैसे ही थोड़ी बन गया। वहां बद्रीनाथ है, नीचे रामेश्वरम है, पूर्व में हमारा जगन्नाथपुरी है, तो पश्चिम में अरब सागर की लहरें झेलता हमारा द्वारिका है। ये सब मिलके ही तो भारत है। तो वो साझा क्या है? संस्थाएं हैं, चिन्ह है। और फिर हमारी नागरिकता, हमारे यहाँ डुअल नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं स्वीकार की गई है। हम छत्तीसगढ़ के नागरिक और भारत के नागरिक नहीं हैं। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं लेकिन नागरिक भारत के हैं। हम अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं, नागरिक भारत के हैं। हमको पासपोर्ट भारत का मिलता है, राजस्थान का पासपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये समझिए, ये साझापन, ये यूनिकनेस है हमारी कल्चर की। मैं अभी देख रहा था एक आपके प्रोफेसर साहब, मैं भारत का रहने वाला हूं गाने पर बड़े मतलब भाव से ओतप्रोत हो गए थे, वो खुद गा रहे थे। ये क्या है? ये हमारी भारतीयता है। भारत का रहने वाला हूं। अरे हमारे यहाँ क्या कहा था, राज कपूर की पुरानी फिल्म एक याद करो आप, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में कावेरी बहती है, जिस देश में गोदावरी बहती है, और तो और हमारी चंबल और यमुना और झेलम और चिनाब और व्यास सब बहती हैं। ये हमारा है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चंद मवाली लोगों के और चंद गुंडे लोगों के कुछ करने से, चंद आतंकवादियों से करने के, हमारे राष्ट्रीयता को कोई खतरा नहीं हो सकता। नेशन एंड कल्चर, साझा संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक पहचान, यही तो हमारी धरोहर है, यही तो हमारी भारतीयता है। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? हमारे रीति रिवाज, संस्कार, अरे 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, उन सबको मिला करके भारत बनता है। यही हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। सारनाथ के म्यूजियम में रखा हमारा अशोक स्तंभ भारत के हर सेना,
पुलिस, नौसेना, वायुसेना अधिकारियों के कंधे पर ये राष्ट्रीय एम्बलम लगता है, ताकि हम ये कह सकें कि हम भारतीय हैं। तिरंगा हमारी पहचान है। फहराता है तो श्रीनगर की विधानसभा पर भी यही है, ईटानगर की विधानसभा पर भी यही फहराता है। ये हमारी राष्ट्रीयता का द्योतक है। ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? भाषा, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। परंपराएं और रीति रिवाज क्या है? कॉमन है हमारे, सब जानते हैं इनको, इसलिए हम भारतीय हैं। वैल्यू क्या है? मूल्य क्या है? हमारा साझापन हमारी मूल्य है, हमारी कीमत है, हमारी वैल्यू है। और उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है, जो संस्कृति का घटक है, पार्ट है। ये विशाल संस्कृति जब मिलती है, जब गंगा जमुना मिलती है, तब वहां कुंभ बन जाता है, महाकुंभ बन जाता है। एक सोचिए कि 40 से 50 करोड़ लोग एक जगह मिलते हैं, कोई निमंत्रण पत्र नहीं होता है। बूढ़े बूढ़े लोग, मैंने देखा, मैं कुछ दिन रहा वहां पे, 80-80, 90-90 साल की महिलाएं, पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक डुबकी लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को खतरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी ट्रेडिशन है। आज की नहीं है सर, हजारों सालों की ट्रेडिशन है। कोई धर्म बनाया गया, कोई धर्म बन गया, हमारा धर्म स्व 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 है, होता है। क्यों हम इसको सनातन कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है, संस्कृत वाले मुझसे ज्यादा अच्छे समझते हैं, न जिसका आदि न अंत। हमारा धर्म कब पैदा हुआ? नो वन कैन टेल यू। हमारे कितने युग हैं? सोचिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, कितने युग हैं? कहां से गिनोगे आप? आप ये नहीं कह सकते कि 0 सदी ईस्वी में इस्लाम, ईसाई धर्म पैदा हुआ, क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, 716 718 में इस्लाम बना। नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म बना नहीं। आदि अंत हमारा एक ही है। हम कभी न आए न कभी खत्म होंगे। तो वो सारी जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, वो कहाँ किसी को नुकसान पहुंचाती हैं? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती सर। वो हम ही हैं जो उसको शेयर करते हैं, जो उसको पूरे भारत में बांटते हैं। चुनौतियां भी हैं राष्ट्र के निर्माण में, बहुत सारी चुनौतियां हैं, आप जानते हैं। यहां उनको बताने का वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास सांस्कृतिक विविधता है। राष्ट्रों में अक्सर विविध सांस्कृतिक समूह होते हैं, जिसमें प्रमुख और अल्पसंख्यक संस्कृतियों के बीच में तनाव होता रहता है, चलता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मैं निदेशक था 3 साल तक, प्रतिनियुक्ति पर गया था। मैं इंडिया फेस्टिवल कराता था, मैं प्रकृति जो ट्राइबल फेस्टिवल है वो कराता था। जो राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे 2011 के 10-11 के अंदर, तब मैंने देखा पूरे भारत के करीब 6000 कलाकारों को लाए हम, 2 महीने साथ रखा, इनॉग्रेशन हमने प्रेजेंट किया। तो हमने देखा कि ड्रम जो बज रहा है, ढोलक जो बज रही है, वो ढोलक महाराष्ट्र की बज रही है। उस पे नृत्य कर रहा है आसाम का लड़का, उस पे नृत्य कर रहा है केरल का लड़का, उस पे नृत्य कर रही है तमिलनाडु की लड़की। तो वो जो एकता है ना, और जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद रह के वो लोग अलग होते हैं, आप एनसीसी कैंप देख लीजिए, एनएसएस के शिविर देख लीजिए, वो बच्चे रोते हैं इतने से दिन में, इतनी एकता उनके अंदर स्थापित हो जाती है। यही तो हमारा राष्ट्र है, यही हमारी संस्कृति है, और यही हमारी विविधता है। हमारा विश्वास इसी से चलता है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिससे राष्ट्रीय पहचान को खतरा कई बार हो सकता है। आप देखते हैं ना कि हमारी बच्चियां इस तरह के वेस्टर्न ड्रेस पहन के, बेंगलोर में आप देखेंगे क्लब में जाके डांस करके, वो वैश्वीकरण है, जिससे हमारी संस्कृति को चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलती है, चेतावनी है ये कि अभी भी संभल जाओ, अपने अंदर आओ। शक्ति की गतिशीलता होती है, सांस्कृतिक प्रभुत्व और शक्ति के असंतुलन के परिणाम स्वरूप कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। आप ये मत जाइए किसने बनवाया, कब बनवाया, ये भारत को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी पहचान है।
जब जैसे ही ताजमहल देखते हैं आपको इंडिया पता चलता है, आप हवा महल देखते हैं आपको जयपुर की याद आ जाती है। ये टेंजेबल आर्ट है, ये वो स्थापत्य है, ये वो स्थान है जिससे हमारी भारतीयता सुरक्षित है, संरक्षित है। विजय स्तंभ, मैं अभी चित्तौड़ से बोल रहा हूं, यही है हमारे यहाँ का चित्तौड़गढ़ का जो किला है। हमारे का मतलब भैया आप भी इसमें शामिल हो, मैं कोई राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया। और अगली लाइन जोड़ देता हूं याद कराने के लिए, रानी तो पद्मिनी बाकी सब गधैया। वो पद्मिनी इसी चित्तौड़गढ़ में हुई थी। श्री अरबिंदो ने ये कहा है कि फॉर दोज हु लव इंडिया एंड हर ग्लोरियस स्पिरिचुअल हेरिटेज, धार्मिक जो हमारा हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसको गाते मत रहो, उसको अपनाओ, बट टू थिंक हाउ टू यूज द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्स, ये कैसे प्रयोग किए जाएं। जब आपके पास विदेश से कोई आपके मित्र आते हैं, कोई और आते हैं, तो मैं तो उनको कहता हूं कि सबसे पहले कोणार्क जाइए, सूर्योदय वहीं से निकलता है, वहीं से सूर्य आता है, और आप देखिए किस तरह सूर्य भगवान वहां पर विराजमान है। मैं कहता हूं जाइए देखिए, आप अजंता एलोरा को देखिए, वृंदाकृष्वर के मंदिर को देखिए, आप जितने दक्षिण के मंदिर हैं मैं आपको बताऊं, अद्भुत मंदिर हैं, उनको देखिए जाके, आपको पता चलेगा जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हमारे लोगों ने उसका कैसे निर्माण किया होगा। अप्लाइड कल्चर क्या है? संस्कृति के प्रति संवेदनशील भारतीय मन। आप गौर से देखिए एक एक शब्द को, संस्कृति के प्रति संवेदनशील। हिंदुस्तान को ओछा कैसे कह दिया। अब विदेशी टीवी चैनल वाले आते हैं, बीबीसी वाले, फ्रांस वाले, वो गलियों में जाके सुअरों की, सांडों की राख लगाए हुए साधु की फोटो ले जाकर के विदेश दिखाते हैं। मैंने एक फिल्म बनाई और फिल्म चलवाई, उसमें मैंने भारत का गौरव दिखाया। मैंने कोशिश की कि हम दुनिया को दिखा सके। मुझे संस्कृति मंत्रालय में रहने के दौरान कई देशों में भारतीय महोत्सव करने का मौका मिला। मैंने कुवैत में भारतीय फेस्टिवल किया, साउथ कोरिया में किया, दुबई में किया। जहां भी मैं जाता था मैं दिखाता था ये संतूर है, ये बांसुरी है, ये सितार है, ये मृदंग है, ये पखावज है, ये कर्नाटिक शैली का संगीत है, एमएस सुब्बालक्ष्मी का सुप्रभातम, ये भीमसेन जोशी का गाया हुआ है, ये गुलाबो कालबेलिया का डांस है। अरे हमारी जब तीजन बाई पंडवानी गाती है, पांडवों का, युद्ध का, महाभारत का किस तरह व्याख्यान करती है उस पर, अरे उस पर हमें गर्व है। आप बंगाल के बाउल गायन पे चले जाओ, आप देखो नदिया में, कृष्णा नगर में किस तरह से बाउल गायन होता था। आप देखिए उड़ीसा में जाकर के किस तरह से गोटीपुआ खेला जाता है और नृत्य किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे लड़कियां बन के करते हैं। वहां भी गीत गोविंदम को काम में लिया जाता है, ओडिसी में भी गीत गोविंदम को काम में लिया। 7 क्लासिकल डांसेस होते थे हमारे। अपने भूपेन हजारिका जी ने शास्त्रीय डांस को क्लासिकल डांस में डलवाया, क्योंकि वास्तव में वो शास्त्रीय धुनों पर ही होता है, शास्त्रीय रागों पर होता है। तो अब हमारे 8 जो है वो क्लासिकल डांसेस हो गए। गायन की कितनी विधाएं हैं हमारे पास, कितनी विधाएं हैं, वो सब भारतीयता को बनाती हैं। वो हमारी भारतीयता संस्कृति से उत्पन्न होती है। तो कल्चर और राष्ट्र, इनको अलग नहीं किया जा सकता, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। संस्कृति के प्रति संवेदनशील भारतीय की मांग है। सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? संस्कृति और दार्शनिक सौंदर्यपरक सराहना, बल्कि अनुप्रयुक्त संस्कृति जो हम यूज में नहीं लेते। जैसे आज हम वैदिक गणित की बात करते हैं, हम अपने सुश्रुत और बाघभट्ट, इन लोगों की जो चिकित्सा पद्धतियां थी उनकी बात करते हैं। हम शल्य चिकित्सा की पुरानी बातों को देखें, समझें। ये वेस्टर्न विचारकों ने, साहित्यकारों ने इनको दबा दिया। आज समय है कि हम उधर वापस जाएं। आपको पता है
2 तुलसी की पत्ती आपके इतनी बीमारियों को दूर कर सकती है जिसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भुला दिया। हम मीठी नीम को बात करते हैं, नीम की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं। आज भी चले जाइए, जारवा और सेनिटल जो आदिवासी रहते हैं अंडमान निकोबार के पास, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके पास न तो कोई आधुनिक दवाएं हैं, न कोई आधुनिक सुविधाएं हैं, न एयर कंडीशन है, लेकिन वो भी 100-100 साल तक जीते हैं पेड़ों में रह के, उन्हीं पत्तों को, उन्हीं कंदमूलों को खा के जिन्हें हम भूल गए हैं। मैं उनको आपको याद दिलाने के लिए ये सेशन ले रहा हूं कि आइए, मैं ये नहीं कहूंगा आप लौट चलें। संस्कृति की सरल परिभाषा क्या है? मानव समाज में पाया जाने वाला सामाजिक व्यवहार और मानदंड। एक एसओपी बना लीजिए उसकी आप। एसओपी कैसे बनेगी? एसओपी इस तरह से बनेगी कि हम अपनी पुरानी चीजों के पास वापस जाएं, वापस उनको पहचानने की कोशिश करें। संस्कृति को नरविज्ञान में केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। मानव समाज में सामाजिक शिक्षा के माध्यम से प्रसारित होने वाली घटनाओं की श्रेणी को शामिल करते हैं। मानव व्यवहार के कुछ पहलू संस्कृति जैसे सामाजिक व्यवहार, सोशल एटिकेट्स, आर्ट, म्यूजिक, डांस, रिचुअल्स, जिनको हम संस्कार कहते हैं, एंड रिलीजन। अब क्या है? जैसे ही आप इसको देखोगे एकदम याद आ जाएगा, अरे ये तो हमारा संस्कार है, मुंडन संस्कार है। हमारे सनातन में ना भाइयों, डाइवोर्स या तलाक नहीं होता है, शब्द ही नहीं है। पूरा कोश उठा के देख लो, नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहां शादी विवाह सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सामाजिक समझौता नहीं है, हॉब्स लॉ रूसो का बनाया हुआ नहीं है, संस्कार है। संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। तो ये हम संस्कारित हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। ऑल्सो कस्टम एंड ट्रेडिशन, हमारी जो कस्टम्स हैं, आप देखोगे शादी होती है, विवाह होता है, कितने कस्टम होते हैं। हल्दी लगाना भी कस्टम है, मिट्टी कोड़ना भी कस्टम है, मतलब कितनी सारी चीजें, गाली देना भी हमारा कस्टम है। अरे यार, हमारा जितना रिच कोई है क्या? जब समधी लोग और बारात वाले लोग खाना खा रहे होते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी, भोजपुर में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी घर की महिलाएं गाली गाती हैं जिनको शुभ माना जाता है। क्या है? ये ट्रेडिशन है हमारा, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये मल्टीकल्चरलिज्म हमारे यहां आ जाता है। हम कहते हैं ना कि अच्छा हमारे यहां तो इसको ये कहते हैं, आपके यहां क्या कहते हैं? भाषा का विभेद हो सकता है, लेकिन संस्कृति वही है। वो फेरे उड़ीसा में भी पढ़ते हैं, कोरबा में भी पढ़ते हैं, रायपुर में भी पढ़ते हैं, जयपुर में भी पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में भी पढ़ते हैं। तो वो चीजें हमें सोचने समझने की जरूरत है, वो हमारी ट्रेडिशंस है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र, ये हमारा जो है, आज भी आप अजंता की गुफाओं में जाके देखो, आपको सौंदर्य शास्त्र मिलेगा। खजुराहो में जाके देखो, सौंदर्य शास्त्र मिलेगा। तो वो सारी चीजें हमारे आर्ट और कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, उससे अलग नहीं हो सकते। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, जो बताया मैंने, टेंजिबल और इंटेंजिबल। विजुअल क्या है? जो पेंटिंग्स हैं जो दीवारों पे है। परफॉर्मिंग जो मैंने रहते हुए देखा और सीखा, 6000 से ज्यादा फोक आर्ट हमारे यहाँ है, लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, लोक गायन है। हमारे यहाँ बिरहा भी है, तमाशा भी है, नौटंकी भी है, लावणी भी है, ये सारी, बधाई है, बरेदी है, चरकुला है, आपका मयूर नृत्य है, कितनी चीजें बताऊं, गतका है, गिद्धा है, अपना गुजरात का गरबा है, डांडिया है, कितनी चीजें हैं। ये हमारी परफॉर्मिंग आर्ट हमारी संस्कृति का निर्माण करती है, और ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है। तो उस विरासत को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारी हेरिटेज को हम कैसे भूल सकते हैं? सोचिए आप, यही हमारा आइडेंटिटी है। लोग कहते हैं ना हमारा परिचय क्या है? अरे एक बार जब ढोलकी पे लावणी, पादाला पिकलाई अंबा, आप सोचिए, दैट मेक्स इंडिया। अरे रे 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 रे, जैसे ही गुलाबो डांस करती है, कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पिंचर कर लायो, यू कैन इमेजिन दैट। सो दैट यूनिटी, दैट इंटीग्रिटी
और वो जोश जो आपने तीजन बाई में देखा होगा, वो बधाई और बरेदी में जिस तरह वो मानव श्रृंखला बना करके नृत्य करते हैं, कृष्ण की वंदना करते हैं, मणिपुर की लड़कियां मणिपुर डांस में कृष्ण और राधा के स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है और वही हमारा मोटिवेशन है सर। फिर ग्लोरियस पास्ट की बात करें, ऐतिहासिक जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। आप सोचिए, जब ब्रिटेन में लोग पत्थरों से लड़ा करते थे, सच बता रहा हूं आपको, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाले पत्थरों से लड़ते थे, उस समय तक हमारे यहाँ अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, कौन कौन हो गए थे यार। कहां की बात करते हो आप, किस जगह की तुलना करते हो आप। अरे हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे ज्यादा थी, सिर्फ जब हम लुटना शुरू हुए। और माफ करना दोस्तों, हम जब भी लुटे अपनों की वजह से, दूसरों की वजह से कभी नहीं लुटे। चाहे पृथ्वीराज चौहान की कथा ले लो, जयचंद वहां भी था, चाहे क्लाइव के साथ जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का मिर्जाफर, वहां भी था। तो हम लोग अपनों से पिटे हैं, दूसरों से नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा सर, अपने ग्लोरियस पास्ट के ऊपर, गौरवशाली इतिहास पर गर्व कीजिए। कल्चर इज एन इवॉल्विंग डायनामिक फोर्स रिलेवेंट टू ऑल सोसाइटीज, सभी के लिए, लोकल, ग्लोबल। मैं ये नहीं कहता कि फ्रांस की कल्चर कमजोर है या जर्मनी की कल्चर कमजोर है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक विरासत, माफ करना सर, इतनी पुरानी नहीं है। जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, आप सोचिए हमारे लिए कितने गर्व की बात है, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोकेटेड इन अ टाइम एंड प्लेस, while culture is abstract set of mental constructs. A renewable resource is carefully nurtured for it to grow and flower. राष्ट्र क्या है? एक लार्ज बॉडी ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर टेरिटरी। यस, भारत एक राष्ट्र है, देश भी है, देश भी है, राष्ट्र है। उस राष्ट्रीयता की बात करिए। द वर्ड नेशन स्टेम्स लाइक लैटिन वर्ड नेशियो, मीनिंग पीपल, ट्राइब, किन, जीनस, क्लास, फ्लॉक, इन सबको मिला के नेशन बनता है। तो उस नेशन के हम हैं। पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, डिसेंट का मतलब इतिहास, परंपराएं, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी की सारी मिलकर के हमारे राष्ट्र का निर्माण करती हैं। इस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरिंग नेशनल आइडेंटिटी यूजिंग द पावर ऑफ स्टेट, राज्य की शक्ति से संस्कृति को समाहित करते हुए राष्ट्र का निर्माण होता है। एम्स एट यूनिफिकेशन ऑफ द पीपल। हम क्या हिंदुस्तान, भारत कहने लगे अब। हाउ कल्चर इफेक्ट्स, कल्चर इज ए कंपोजिट ऑफ रिकॉग्नाइजेबल, दिखाई दे, इंटेजिबल एंड टेंजिबल, वेरिएड नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर ऑफर्ड। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संस्कृति को राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता, राष्ट्र होगा ही नहीं अगर संस्कृति नहीं होगी, यही सोच लीजिए आप। क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी भारतीयता है। हम जब इटली में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे, जिम्बाब्वे में जाएंगे, ब्राजील में जाएंगे, हम अपना परिचय नहीं देंगे आई कम फ्रॉम छत्तीसगढ़। नो, आवर इंट्रोडक्शन इज आई एम फ्रॉम इंडिया। और उस समय इंडिया कहते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपका चेहरा गर्व से ऊपर होना चाहिए। हमें यह नहीं कह रहा कि हम पौंडीचेरी से आए हैं, हमें यह कहना है कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। वही नेशन बिल्डिंग है, वही राष्ट्र का निर्माण है। जहां जाएं अपनी पहचान रखें। ये बातें मेरे दोस्तों में आपसे शेयर करना चाहता था। काफी वक्त हो गया, लेकिन आप में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहेगा तो मैं निश्चित रूप से ट्राई करूंगा कि आपकी बात को समझने की और समझाने की कोशिश करूं। मृत्युंजय तिवारी जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? मृत्युंजय सर, अपना माइक ऑन करके बोलिए सर, काफी लोग जुड़े हुए हैं। जनक शर्मा सर, अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी
नमस्ते सर। गुरुजी, मैंने अभी आपके विचार सुने हैं, और बहुत आनंद हो रहा है आपके विचार और आपके अनुभव उसमें बसा हुआ है विचारों में। थोड़ा सा सिर्फ दुख जो है इसी बात का है कि जैसे जिस प्रकार, एक मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे अगर कोई गांव में कोई बड़ा परिवार होता है और कुछ साल बाद में बच्चे वगैरह सब बड़े शहर में चले जाते हैं, पर गांव की जो खेती है वो संभालने वाला कोई नहीं रहता है। तो उसी प्रकार कुछ साल भी भारत, इसी प्रकार से मुझे मेरे जैसे जितने भी देश अलग हुए, अ, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि आदि, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ न कुछ हमारी कुछ गलतियां थी जिसके कारण इतना बड़ा जो भूभाग है वो हमसे अलग हुआ। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी तरह टूटता है। आप अपने परिवार की चिंता करें, उसको जोड़ें। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, सारे मेरी समझ से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है सनातनी लोग हैं, अपने बच्चों में ना संस्कार डालने की कोशिश करें, प्रयास करें। कहां से शुरू होगी? छोटे बच्चे को भी कहें, सुबह सो के उठते हो, दादाजी के, दादी के, मम्मी के, पापा के अपने पांव छुओ। वहां से को आप डेवलप करना शुरू कर देते हो। अरे यारो, मैं सच बता रहा हूं, पांव छूने से ना आपकी जो ऑरा है, आपकी जो आभा है बच्चे में जाती है, मान लो। आप बच्चे के सिर पे हाथ रखते हो, आपकी जो शक्ति है, आपके अंदर जो ऊर्जा है बच्चे में समाती है। जरूर हाथ रखो उसके सिर पे और वहीं से शुरू करो, नहीं तो टूटने में कोई ज्यादा देर नहीं है। तोड़ो मत। न्यूक्लियस फैमिलीज बनती जा रही हैं। दादा दादी, नाना नानी अब बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब आपके घर पे कोई आता है, आपके घर में अगर कोई कोई बुजुर्ग है, आपके घर में कोई बड़े पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो प्लीज उनको अपने पास बिठाओ। जब कोई मेहमान आता है, उनको अंदर के कमरे में डालने की कभी गलती मत करना। वो एक बात आपको 100 बार बताएंगे तो भी सत्य प्रकाश जी उनसे सुनना। ये मत कहना कि आप ये 20 बार कह चुके हो। नहीं, जब आप छोटे थे, आप एक ही सवाल अपने पापा से 50 बार पूछते थे और आपके पापा 50 बार बताते थे। प्लीज जी सर। आज जी 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 सर। बड़ों के साथ भी वैसा ही करो, उनको आपकी जरूरत है। और कोई प्रश्न? प्रकाश सोनी सर। जी नमस्कार। नमस्ते सर। कहां आप से सभी हो में आप? रायपुर से? आप सभी में विराजमान मैं प्राण शक्ति को नमस्कार करता हूँ। जी, मैं बम्बई से हूँ और वैसे मूल रूप से राजस्थान से रहने वाला हूँ। अरे वाह, कहाँ के हैं? आपने विषय बहुत अच्छा विषय, और इस विषय की जो गहराई है वो जिस प्रकार जितना भारत का नाम गहरा है, उसी तरह का आपने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर जो अपने विचार प्रकट किए, पूरी तरह से वैज्ञानिक विचार है। परंतु आजकल की आधुनिक जो पीढ़ी है वो थोड़ा झूठा खाने में विश्वास करती है। वो भारत और भारतीयता को, क्योंकि हमारे वो जो स्वतंत्रता के पश्चात जितनी भी सरकारें आई, वो सरकार तो भारतीय थी, परंतु मानसिकता उनकी अंग्रेजों और मुगलों की दासता की मानसिकता होने के कारण अपने भारत, जब जिस देश का नाम ही चेंज कर दिया जाए, जिस शहरों के नाम ही चेंज कर दिया जाए, तो वो और साहित्य में सम्मिश्रण करके झूठा फैलाकर अपशब्द लिखकर उसको गलत गलत रूप से महिमा मंडित कर देना, तो इस तरह से तो फिर वो मानसिकता तो गुलामों की मानसिकता जो हम देखते हैं आज जी भी यत्र तत्र, जी डॉक्टर साहब, मैं कहीं आपसे कहीं सहमत हूँ। राजनीतिक दलों में, आपका सामाजिक। कोई प्रश्न हो तो बताएं सर। जी जी। और कोई प्रश्न प्रश्न तो पूछना चाहे? ये है कि इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। जी जी। जी सर। और भी और प्रश्न कोई? हैं? प्रणाम, नमस्कार। मैं एक जी जिज्ञासा जी प्रणाम। रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो अ, शुक्ल जी का व्याख्यान अत्यंत प्रेरणास्पद रहा, क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की चर्चा चलती है, वो समग्र जी रूप से प्रतिबिंबित हो रही है। सारी कलाओं को आपने समक्ष उपस्थित किया। एक महोदय, मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। आप जिन जिन राज्यों में, क्षेत्रों में रहें, तो वहाँ पे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में संस्कृत की स्थिति कैसी थी?
क्योंकि संस्कृति तो संस्कृत के कारण ही सुरक्षित है। तो संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य की स्थिति उस समय कैसी थी, या आज के समाज को आप देख रहे हैं, तो इस समाज में संस्कृत भाषा कहाँ है, किस रूप में है, और इसका भविष्य कैसा अनुकूल हो सकता है, इस संदर्भ में आपके कुछ अनुभव मैं जानना चाहती हूँ। और नमस्कार। देखिए डॉक्टर पूर्णिमा केलकर जी, हिंदुस्तान में तो करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में, अपवाद स्वरूप हो तो बात अलग है, संस्कृत पढ़ी और पढ़ाई जाती है। कुछ जो आधुनिक विद्यालय बने हैं जो निजी हैं, जैसे एमईटी है और मणिपाल है, पारुल यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, ये सब संस्कृत नहीं पढ़ाते। लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं लगभग सभी में संस्कृत डिपार्टमेंट। मैं एक बात बताऊंगा, मैं विदेश की बात कर रहा हूं, सोफिया बुल्गारिया संस्कृत विभाग है, हिंदी विभाग है। और कहां रोम में संस्कृत विभाग है विश्वविद्यालय के अंदर, मॉस्को में संस्कृत विभाग है, बाकी का मुझे इतना जानकारी नहीं है, जहां मैं गया हूं उसका पता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के डायरेक्टर होते थे डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल, वो 3 साल तक सोफिया बुल्गारिया में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, मैं उनसे वहीं मिला था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि दुनिया में भी लोग संस्कृत जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत का भविष्य हम ही लोगों पर आश्रित है, अवधारित है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा विभाग इतना काम कर रहा है। देखिए, मैंने आपको मुत्तुर का उदाहरण दिया, ऐसे मेरा विश्वास है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ऐसे और गांव होने चाहिए। मुत्तुर अकेला ही क्यों, व्हाई नॉट? नहीं, हम कोशिश में सर और सारे गांव को बनाएंगे, संस्कृत में सब लोग अपना वक्तव्य रखें, हम ऐसे प्रयास में हैं और बहुत जल्दी ये साकार करेंगे। झारखंड में कोई और गांव? जी जी, चलिए सर, अभी उत्तराखंड राज्य में 11 गांवों को संस्कृतमय बनाने का प्रयास संकल्पित किया गया है। वो भी जल्दी, जी जी जी, वो भी एक प्रकल्प आएगा समय आने पर। जी ठीक है सर, और कोई सवाल? चलिए समाप्त करते हैं। जी, मुझे लगता है सभी लोग संतुष्ट हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हो तो बता दीजिए। जी जी, अभी भी कोई कुछ विशेष अभी संतुष्ट हैं तो महोदय, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान निरंतर संस्कृत शिक्षा के प्रयास के लिए राज्य में और विशेष प्रकार से एक प्रकल्प के रूप में इसको चला रही है, जिसके माध्यम से जो छात्र संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं अथवा निर्धन है उनको सहयोग, और विविध व्याख्यानों के माध्यम से भी हम यह प्रकल्प को निरंतर चला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ये प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष अनुभव उद्बोधन आपके माध्यम से प्रथम पुष्प जो है आरंभ हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपका इसी तरह व्याख्यान आगे भी हमें सुनने का अवसर मिलेगा। और एक अच्छी बात प्रशासन की कोई बात नहीं की है, प्रशासन की कोई बात नहीं सर, की है। प्रशासन की बात नहीं की, लेकिन आप साक्षात प्रशासन के मूर्ति हैं, अतः आपके मुख से जो वचन निकल रहा है वो आपके अनुभव अनुकूल होने के कारण हमारे लिए वही उपादेय है जो समाज में हम आगे कार्य करने जाएंगे। इसलिए हम उसको उस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत सारे विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ में आपने बांध दिया है। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि सादर साधुवाद देते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और विशेष धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे संस्थान के जो सदस्य हैं डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए और धन्यवाद ज्ञापन करें। नमो नमः। नमः सभाभ्यः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमो नमः। यह कहते हुए मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है कि मुझे लगता है इस प्रकार के विश्व में प्रथित और पूरे विश्व के संस्कृति को न केवल जानने वाले अपितु उस संस्कृति को जो जिए हैं ऐसे महापुरुष के द्वारा राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, इस विषय पर बहुत ही सुंदर हम लोगों के बीच में हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसके द्वारा मैं ऐसे महानुभाव के धन्यवाद ज्ञापन कर सकूं अथवा उनको अभिनंदन कर सकूं। इसलिए मेरा भावांजलि ही मैं उनको समर्पित कर सकता हूं और गदगद है। इसलिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान की ओर से मैं उनको बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से अपना शुभाशीष और शुभ संबोधन हम लोगों को इसी प्रकार करते रहेंगे। इसी प्रकार धन्यवाद। यहाँ पर और इतने विस्तार से बताए हैं महानुभाव आप, मतलब जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने हमारे प्रतीक हैं, जितने हमारी संस्कृतियां हैं, वो जितनी बारीकियां वो सब आपने कहा, मैं उसको क्या बताऊं। इसलिए मैं अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो श्रोतृगण हैं, विद्वान हैं, इन सब की ओर से आपको फिर से मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय साहित्य शास्त्र की ज्ञात्री हमारे आमुख पटल माध्यम से विराजमान है, ऐसे पूर्णिमा केलकर महोदया को मैं प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ ही आमुख पटल में जैसे कि दिख रहे हैं विद्यावारिधि हमारे सत्या महोदय जी हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में हमारे वर्षा टाइल इस प्रकार से लिखा हुआ है, पीत वस्त्र में सुशोभित हो रहे हैं हमारे भैया जी, उपनेत्र धारण किए हैं, ऐसे भैया जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे परम स्नेही श्रीमंतः धीमंतः हेमंत शर्मा महाभाग यहाँ पर विराजमान है, उस भैया जी को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में विद्यावारिधि प्रकाश भैया जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में सुंदर शांत मन से इन भाषणों को श्रवणपान कर रहे हैं हमारे जनक भैया जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस आमुख पटल में कविता दीदी जी हैं, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, केवल पटल में नाम लिखा है, इसीलिए ये पढ़ करके मैं दीदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में एन ऐसा लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा है, ऐसी दीदी जी को भी मैं बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूं। विकास सा इस प्रकार लिखे हुए हैं, इसमें उन भैया जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शिव भजन, ऐसा भजन होगा ऐसा लगता है मुझे, ऐसे शिव भैया जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे और भी वीरेंद्र जी हैं, मुझे लगता है हरियाणा या राजस्थान के होंगे भैया जी, नाम से लग रहा है, तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में ये हमारे मृत्युंजय जी हैं, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और राजस्थान से ही महान ज्योतिर्विद हमारे मृत्युंजय भैया जी हैं, उनका भी मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राहुल महोदय हैं, दीक्षा जी हैं, निशा दीदी हैं, देवकी सोनी दीदी हैं, लीलाधर भैया जी हैं, इसी क्रम में शिक्षा दीदी जी हैं, इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
इन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद के इसी क्रम में हमारे रीता दीदी जी हैं, अनुज भैया हैं, दक्ष जी हैं, वैभव जी हैं, और इसी क्रम में हमारे भैया हैं छतन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, चेतन प्रकाश जी। मैं इनका भी हृदय से आभारी हूं, जो कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके और हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थान के इस जो महानतम कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिससे हमारी ये भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए प्रयासरत है। इसमें आप सब लोगों का योगदान प्राप्त हुआ, अमूल्य समय प्रदान किए। इसके लिए मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से एवं अपने संस्थान की ओर से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आप सभी को बार बार धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। इसी क्रम में हमारे महान संयोजक और हमारे मित्रों में शीर्ष हमारे मनीष भैया जी को भी मैं धन्यवाद करके अपने वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, डॉक्टर उपेंद्र कुमार तिवारी महोदय जी। निश्चित रूप से यह व्याख्यान हम सबके लिए अत्यंत उपादेय होगा और विशेष धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हम डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी महोदय जी का, जो ज्योतिष आदि शास्त्रों के विद्वान हैं और उनके माध्यम से एक विशिष्ट व्यक्तित्व के उपस्थिति के द्वारा हम उस व्याख्यान को श्रवण कर पाए हैं। इसलिए मैं सादर पुनः संस्थान की ओर से और प्रदेश की ओर से आचार्य वर्ग का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शुक्ल महोदय जी का पुनः सकार्तज्ञ पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हम इस प्रकल्प को और आगे ले जाएं, ऐसा हम आपसे और आशा विश्वास करते हैं महोदय, कि हम और भी इसी तरह अधिकारियों का व्याख्यान निरंतर इसी क्रम में एकजुट होकर के श्रवण करेंगे। एक शांति मंत्र के साथ इस प्रकल्प को यहीं पर संपूर्ति करते हैं और विशेष आप संस्थान के वेबसाइट पर जाकर के इस व्याख्यान को पुनः श्रवण कर सकते हैं। अहरनिश आपके लिए यह व्याख्यान उपलब्ध है और देख सकते हैं। www.cgSSS.in में आपको वहां पर साझा किया गया है। आप निरंतर आएं और इसका लाभ लें। हम सभी अनम्यूट करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ जी। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। विविध जनों को मेरा प्रणाम।